आपने नवी मुंबई में आते जाते किया के, महिंद्रा के शोरूम देखे रहे, उसमें आपने भावना मोटर्स का नाम तो सुना ही होगा। हमारे साथ है भावना मोटर के चेयरमैन और प्रेसिडेंट श्री राजेश शाह जी, और राजेश सर के साथ हमारे साथ है अपर्णा शाह जी, जो पार्टनर और डायरेक्टर भावना ग्रुप की है। मैंने इस एरिया में 2007 में बिजनेस स्टार्ट किया था और आज हम ग्रेजुअली एक शोरूम से लेके आज हम लोग अभी 24 लोकेशन पे पहुंचे हैं न्यू बॉम्बे में। अभी हमारे साथ जो स्टाफ जुड़ते हैं वो सिर्फ रेफरेंस से आते हैं एंड आई थिंक दैट इज अ बेस्ट बेस। पहले 2-4 साल बहुत चैलेंजेस भी रहे क्योंकि ये सिटी में हमें उस लेवल के कॉन्टेक्स्ट नहीं थे। पूरा ह्यूमन रिसोर्स जो है वो मैं संभालती हूँ। मैं जब 2007 में आया मुझे पता है कि मुझे यहाँ पे एक्चुअली जानने वाला कोई नहीं था। नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया 9, नेशनल डिजिटल टीवी मीडिया, राष्ट्र सर्वोच्च, महाराष्ट्र का सबसे बड़ा डिजिटल मीडिया। और आज हमारा इस सवाल मीडिया 9 का इस विशेष कार्यक्रम में हमारे साथ है भावना ग्रुप। शायद आपने नवी मुंबई में आते जाते किया के, महिंद्रा के, फोर्ड के शोरूम्स देखे रहेंगे, उसमें आपने भावना मोटर्स का नाम तो सुना ही होगा। जी हाँ, सबने ही सुना होगा या भावना मोटर्स को सबने देखा भी होगा, लेकिन इस भावना मोटर को खड़ा करने वाले और चलाने वाले दो ऐसे शख्सियत हमारे साथ हैं जिनका नाम मैं अभी लेने जा रहा हूं। हमारे साथ है भावना मोटर के चेयरमैन और प्रेसिडेंट श्री राजेश शाह जी। राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है मीडिया 9 में। थैंक यू। और राजेश सर के साथ हमारे साथ है अपर्णा शाह जी, जो पार्टनर और डायरेक्टर भावना ग्रुप की है। अपर्णा जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस विशेष शो में जिसका नाम है मीडिया 9 सवाल मीडिया। थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले सर, हमारे दर्शकों को जैसे मैंने बताया कि आपको किसी ने देखा नहीं है, लेकिन आपके शोरूम को हर व्यक्ति आते जाते हाईवे से देखते रहता है। किया महिंद्रा, फोर्ड या फिर अन्य शोरूम। सर, क्या भावना के पीछे का ये राज, मतलब आपने भावना को कैसे शुरुआत की, भावना इस नाम के पीछे की क्या कहानी है, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। सर, आई एम एक्चुअली बॉर्न एंड बॉट अप इन सूरत। तो जब सूरत में पढ़ाई करके बाहर आया था तो मेरे परिवार का टेक्सटाइल बिजनेस था, तो बाय डिफ़ॉल्ट में वो टेक्सटाइल बिजनेस में इन्वॉल्व हुआ। बट मुझे वो क्रिएटिविटी कहीं ना कहीं मिसिंग लग रही थी, जो क्रिएटिविटी मुझे चाहिए थी मेरी लाइफ में। तो मैं फिर उसके साथ में ऑटोमोबाइल्स के अंदर मैंने इसमें इंटरेस्ट लेना चालू किया। ऑटोमोबाइल्स में सूरत में हमारा बिजनेस स्टार्ट करने के बाद मैं फिर उसको न्यू बॉम्बे के अंदर लेके आया। न्यू बॉम्बे जब 2006 में मैं आया था तब मेरे को ये पूरा एरिया एकदम नया था। इट्स एक्चुअली वेरी अंडर डेवलप एरिया। बट तब मुझे इतना पता था कि ये एक ऐसा सिटी है कि जो पूरा डिज़ाइन किया हुआ सिटी है। ये कोई आर्किटेक्ट ने डिज़ाइन किया हुआ सिटी है, ये ऐसा नहीं है कि अपने आप बना हुआ है। तो उस एरिया को मुझे अपने आप में एक अटैचमेंट आया था कि ये एरिया मेरे लिए सूटेबल है। मैंने इस एरिया में 2007 में बिजनेस स्टार्ट किया था और आज हम ग्रेजुअली एक शोरूम से लेके आज हम लोग अभी 24 लोकेशन पे पहुंचे हैं न्यू बॉम्बे में। भावना का नाम कैसे आया, अगर मैं इस बारे में आपको बोलूँ तो हमें एक्चुअली एज ए गुजराती मुझे साइन और उसके ऊपर बिलीव था। तो बेसिकली धन राशि के ऊपर से हमें एक नाम सोचना था, तो क्यों ना इसको रखा जाए कि हमारी भावनाएं हमेशा ठीक रहे। तो जिस इज जस्ट किसी के ऊपर हमने ये नाम नहीं रखा है, हमने सिर्फ और सिर्फ एक साइन के ऊपर एक नाम रखा हुआ है। क्या बात है। मुझे तो ऐसा शुरुआत में लगा था शायद आपके घर में कोई भावना नाम की व्यक्ति है जिसके ऊपर ये नाम रखा। अपर्णा जी, आप बताइए, क्योंकि क्या होता है, सर ने जैसे कहा कि शुरुआत भावना, तो आपको जब ये नाम बताया गया तो उसमें कुछ आपके सजेशंस थे कि पहले ही झटके में वो नाम आपको पसंद आया? क्या आपका क्या इसमें? मुझे ये नाम बहुत अच्छा लगा क्योंकि जिस इंडस्ट्री में हम हैं वहाँ पे हमको कस्टमर को सेटिस्फाई करना है, क्योंकि आज जो हम गाड़ियाँ बेचते हैं या सर्विसिंग करते हैं तो हर एक कस्टमर के लिए वो ड्रीम रहता है, और जब भी हम किसी को अपना ड्रीम अचीव करने में मदद करते तो सबसे पहला तो इमोशनल मूवमेंट आता है, और वो इमोशन ही भावना है। तो मुझे ये नाम सही में बहुत अच्छा लगा था। सो देयर वाज नो रिग्रेट फॉर दैट नेम और एनी चेंजेस इन दैट नेम।
सर बताइए, भावना मोटर्स किस स्तर पर काम कर रहे हैं अभी? अपने कौन से कार्स के, बाइक्स के कौन से शोरूम्स है, हमारे तो दर्शकों को बताइए, ताकि वो अगर कुछ कार या बाइक खरीदना चाहते हैं तो फिर नवी मुंबई में आ सकते हैं। देखिए, हमने स्टार्ट किया था फोर्ड के बिजनेस में। भावना फोर्ड इज अ वेरी वेल नोन नेम इन द बॉम्बे एंड टोटल महाराष्ट्र। वी आर द लीडिंग डीलर इन वेस्ट ऑल्सो। बट उसके बाद वी एक्चुअली वांट टू एंटर इन टू व्हीलर ऑल्सो। टू व्हीलर में जो सबसे अच्छी कंपनी थी, हमने उसको पसंद किया था और हमें भी वो कंपनी ने पसंद किया था। तो होंडा हमने टू व्हीलर में स्टार्ट किया था 2013 में। उसके बाद हमने किया की डीलरशिप ली थी, जो 2019 में फर्स्ट फेज के डीलर है हम लोग, और 2019 में हमने किया की डीलरशिप से स्टार्ट किया था। 2021 में फोर्ड इंडिया ने अपना बिजनेस यहाँ से वाइंड अप करने का सोचा। दैन उसके बाद हमने महिंद्रा एंड महिंद्रा में अपना बिजनेस का झुकाव किया था। तो आज की तारीख में हम लोग टू व्हीलर में हैं, हम लोग फोर व्हीलर में किया और महिंद्रा में है, हम लोग कॉमर्शियल व्हीकल्स में महिंद्रा में है। और उसके बाद हमने 2023 में बाइक के अंदर अभी लोगों का इंटरेस्ट जिसमें बढ़ रहा है ना, वो हाई एंड बाइक्स है। तो हम लोग ने फिर होंडा बिग विंग की डीलरशिप ली थी 2022 में, जो 2023 में हमने स्टार्ट की थी। जी, मैं मैडम को सवाल करूंगा। अपर्णा जी, मुझे बताइए, क्योंकि सर के साथ साथ आप भी इस भावना मोटर का बहुत अहम हिस्सा हो, और कस्टमर ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो कस्टमर को लुभाने के लिए या कस्टमर एड से क्या क्या आप सुविधाएं देते हैं, या फिर किस प्रकार से उनके लिए कुछ प्रोग्राम्स वगैरह, क्या कैसे कस्टमर्स को लुभाने के लिए आप क्या करते हैं? पहली बात तो जब 2007 से जब ये फोर्ड था, तभी इमोशनल कनेक्शन से ज्यादा ह्यूमन कनेक्शन हमको बहुत ज्यादा लगता था। तभी लुभाने के लिए एज सच कोई प्रयास नहीं करना पड़ता था, लेकिन बहुत इजीली वो कनेक्शन बन के फैमिली जैसा फीलिंग आता था हर एक कस्टमर के साथ। उसके बाद में जैसे जैसे हमारे डीलरशिप बढ़ते गए, कस्टमर बेस बढ़ते गया, और कस्टमर बेस बढ़ने के बाद में उसी समय हम पूरे डिजिटलाइज्ड हो गए। कस्टमर को जो हम इंफॉर्मेशन देते थे, उसके अलावा अभी बहुत कस्टमर को इजीली इंफॉर्मेशन मिलती है। तो ये जो इवोल्यूशन जो पूरा हो गया है, उसके अंदर हमने सिर्फ एक ही जो है वो मॉडरेट कनेक्शन रखा है, दैट इज अ ह्यूमन कनेक्शन, कि व्हेनेवर यू नीड समथिंग फ्रॉम अस, एनी हेल्प, वी आर देयर फॉर यू आफ्टर सेल्स सर्विस ऑल्सो। तो सिर्फ गाड़ी बेचना एक मुद्दा नहीं है, गाड़ी के बाद भी अगर गाड़ी को कैसे मेंटेन करना है, और उसके लिए हम लोग 24 घंटा आपके लिए है, ये हम ही हमारे से और हमारे स्टाफ से कस्टमर को दी जाती है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। मैं सर की तरफ आता हूँ। सर बताइए कि आज के दौर में ये जो फोर व्हीलर का मार्केट है, उसमें बहुत कंपटीशन बढ़ रहा है, क्योंकि हर कंपनी एक अपने आप में नया चीज लेके आ रहे हैं। एज अ ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट वी कैन से, एज ऑटो, क्या आप अपना एक्सपर्टीज के बारे में बताना चाहोगे कि इस बढ़ते दौर में जो एडवांस टेक्नोलॉजी आ रही है, उसके बारे में क्या बताना चाहोगे लोगों को, कि कौन से गाड़ियों में क्या टेक्नोलॉजी है, या फिर कौन से मतलब कंपनी का क्या उसमें डिफरेंशिएट है वगैरह, इस बारे में? सर, पहले जब हम लोग बिजनेस करते थे, या जब मैं ऑटोमोबाइल बिजनेस में आया था ना, तब एक आइस इंजन में नॉर्मल पेट्रोल और डीजल गाड़ी आती थी। उसके बाद हम एलपीजी गाड़ी लाए थे, उसके बाद सीएनजी आया था। आज की तारीख में भी सीएनजी गाड़ी महाराष्ट्र और गुजरात, ये दो जगह पे सबसे ज़्यादा बिकती है, बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ सीएनजी इज गुड हियर। बट उसके बाद टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा इवॉल्व होने लगी है, और उसी हिसाब से गाड़ियों की बिक्री भी बढ़ने लगी है। ये ऐसा नहीं है कि खाली टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है, ये दोनों चीज़ साथ में काम करती है। R&D बहुत अच्छा हो रहा है अभी। आज की तारीख में जो गाड़ी आ रही है, जैसे अभी महिंद्रा एंड महिंद्रा ने जो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ निकाली है विद लाइफ टाइम बैटरी वारंटी, इज अनबिलीवेबल। अगर आप वो गाड़ी को देखते हो तो आप लग्जरी गाड़ियों को भूल जाते हो कि वो गाड़ी लग्जरी गाड़ी से 1/3 या 1/4 प्राइस पे मिल रही है। तो इंडियन कंपनियों ने अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड किया है। सेम चीज़ आपको हाइब्रिड में मिल रहा है, सेम चीज़ आपको सीएनजी में मिल रहा है। आइस इंजन नाउ वेरी रिफाइंड। अभी जो डीजल इंजन आ रहे हैं वो BS6+ के इंजन है, मतलब वो इंजन पेट्रोल से भी कम धुआं छोड़ते हैं। तो आज की तारीख में जिस तरह से इंडियन कल्चर बदल रहा है, गाड़ियाँ नई नई आ रही है, मैं ये मान रहा हूँ कंपटीशन बहुत अच्छी है और बहुत हेल्थी कंपटीशन हो रही है, क्योंकि कस्टमर को अभी चांस मिल रहा है, ऑप्शन मिल रहे हैं कि हम क्या चूज करें। पहले कस्टमर ये दिखता था कि हमें सिर्फ एक गाड़ी लेनी है, अभी कस्टमर पूरी एक लाइफस्टाइल ले रहा है। वो किस तरह से अपनी लाइफ को बनाना चाहते हैं, किस तरह से अपनी फैमिली को उसके अंदर इवॉल्व करना चाहते हैं, बहुत चेंजेस आ रहे हैं। सर, आज के अभी आपने बताया कि ईवीज के कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं मार्केट में। एज एन ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट क्या बताना चाहो, क्योंकि लोगों को अभी भी दुविधा है कि क्या ईवी कार
अभी लेना चाहिए क्या? क्योंकि ईवी स्टेशन है या फिर घर में चार्जिंग या अलग अलग जो फैक्टर्स है, तो एज एन एक्सपर्ट सी फाइनली क्या है, आप तो कहोगे कि नहीं हर गाड़ी में मेरी जानी चाहिए, बट एज एन एक्सपर्ट आप क्या कहना चाहोगे? सर देखो, कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है ना, सबसे पहले जरूरी होती है उसका फ्यूल कहाँ से मिलेगा, उसकी हमें पावर कहाँ से मिलेगी। जैसे सीएनजी भी आया था, तो सीएनजी की अवेलेबिलिटी अगर कुछ स्टेट में है या कुछ सिटी में है तभी वो वहाँ अच्छी चल रही है। वैसे ही ईवी का है, जब ईवी आया, ईवी मेंटेनेंस वाइज चीप है क्योंकि उसके अंदर पेट्रोल डीजल का खर्चा नहीं है, बट उसका चार्जिंग पॉइंट कहाँ पे है, क्या हम लोग लंबी दूरी के अंदर अगर हाईवे पे जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं। तो पिछले 5 सालों में ये देखा गया है कि कस्टमर अपनी पहली गाड़ी ईवी नहीं ले रहा है, कस्टमर अपने घर की दूसरी गाड़ी ईवी ले रहा है। पहली गाड़ी तो उसके पास जो है वो पेट्रोल डीजल है ही है, वो दूसरी गाड़ी के तौर पे ईवी को पसंद कर रहा है। आज की तारीख में अगर आप टोटल मार्केट शेयर देखो तो 5 से 8% है ईवी का एज ए इंडस्ट्री। जिस तरह से ईवी की इंडस्ट्री ग्रो हो रही है, हम ये 100% मार्केट चल रहे हैं कि अगले 2030 तक ईवी विल बी ग्रोइंग बाय 25 to 30%। क्या बात है, वो वहां पहुंच जाएगा। सर ईवी उस स्टेज पर आने के बाद मुझे लगता है थोड़ा डीजल और पेट्रोल लोग थोड़ा सा कम करेंगे। एब्सोल्युटली, क्योंकि आज ग्रीन मोबिलिटी, लोग पॉल्यूशन के बारे में अवेयर हो रहे हैं। आप देखते हो AQI के बारे में बहुत सारी चीजें चलती रहती है कि दिल्ली में इतनी खराब हवा है, कभी बॉम्बे में खराब है, तो ऑटोमेटिकली ईवी के लिए नई जनरेशन जेन जी जो बोलते हैं, या तो जो लोग अवेयर है, वो सब पता है सबको, बट वो ये नहीं चाहते कि हमें दिक्कत हो ईवी लेने के बाद। हमें ये दिक्कत हो कि चार्जिंग कहाँ करेंगे, हमें ये दिक्कत हो कि गाड़ी के सर्विस कैसे करेंगे। तो वो धीरे धीरे स्टेबलाइज हो रहा है, नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसमें। मैं मैडम को पूछूंगा, अपर्णा जी, एक रनर रागिनी के तौर पर आप भावना मोटर्स को आगे लेके जा रही है, क्योंकि सर को आपका बिना आपके साथ का तो मुझे नहीं लगता इट इज इम्पॉसिबल। तो आप क्या उसमें क्या रोल प्ले करते हो, किस प्रकार से आप रोजगार लोगों को उपलब्ध कराते हो, इसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। मेरा एक मानना है, जब भी हमने शुरुआत की थी उसके बाद में आज आपने इनसे सुना कि हम कितने लोकेशन में पहुंचे हैं, तो मुझे बड़ी खुशी होती है जब भी एक एक लोकेशन खुलता है तब। क्यों? क्योंकि मेरा मानना ये है कि लोगों को रोजगार मिलता है, और मतलब अपने वजह से नहीं, लेकिन उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है अपना घर परिवार संभालने के लिए, तो वो जो एक खुशी है ना, वो अलग है। रही बात कि मेरा कंपनी में सबसे बड़ा रोल है कि पूरा ह्यूमन रिसोर्स जो है वो मैं संभालती हूँ। ये कहने में मुझे बड़ी खुशी होती है क्योंकि मुझे ह्यूमन कनेक्शन बहुत पसंद है। ये आपने तीसरी बार ये वर्ड सुना रहेगा, राइट? और मैं चाहती हूँ कि हमारे जो भी लोग यहाँ पे काम करते वो बहुत खुश रहे, मतलब यहाँ से जाने के बाद वो पूरे घर के लोग हो और यहाँ पे आने के बाद वो पूरे बिजनेस में इन्वॉल्व हो। और ऐसे ही अपॉर्चुनिटीज हम सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक्सपीरियंस लोगों को देना चाहते हैं। इनफैक्ट आई लव पीपल व्हेन दे आर टोटली फ्रेशर, आई वांट देम टू लर्न फ्रॉम अस, क्योंकि कोई भी ऐसे ही सीख के नहीं आता है ग्रेजुएशन के बाद। हर एक जन की पहली जॉब रहती है और मुझे वो पहली जॉब देने को बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि वो एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है। और आजकल के जेनजी जो मैं इंटरव्यूज एक ले रहे हो, बड़े मजेदार रहते हैं, बड़े मजेदार। तो वो अच्छा लगता है कि नाउ पीपल नो व्हाट एग्जैक्टली दे वांट। हमारी जनरेशन बहुत अलग थी, कंफ्यूज स्टेट में थी, लेकिन अब भी जो इन्फॉर्मेशन के साथ साथ उन लोग जो पकड़ बना के आते हैं कि स्पेसिफिकली यही करना है, इसी तरीके से हमारा करियर जाना चाह रहा है, दैट इज वेरी कमेंडेबल। क्या बात है। सर एक पर्सनल सवाल पूछ। बिल्कुल सर। आप इस फील्ड में आने से पहले डायरेक्ट आपने ऑटोमोबाइल में कदम रखा कि आप कहीं और थे? थोड़ा सा एक आपका पास्ट जानना चाहेंगे, बिकॉज़ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। नहीं देखो, मैं आपको पहले भी बता चुका था, हमारा फैमिली बिजनेस टेक्सटाइल बिजनेस है, जो हमारा 75 इयर्स ओल्ड बिजनेस है। वो सूरत में, सूरत आप जानते हो टेक्सटाइल सिटी है, टेक्सटाइल में 10 साल मैंने निकाले। बट मुझे एक्चुअली अपने बिजनेस में वो चैलेंजेस और वो क्रिएटिविटी कभी मिली नहीं। इसके लिए फिर मैंने सूरत में हमारे एक कलीग थे, उसके साथ मैंने ऑटोमोबाइल स्टार्ट किया था। ऑटोमोबाइल बिजनेस में आज जब हम लोग मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ काम करते हैं तो जो क्रिएटिविटी मिलती है, जो लोगों के साथ जुड़ने का मौका मिलता है, वो एक अलग ही मिलता है। और उसके अंदर एक्चुअली आप ऐसा समझते हो कि आप अपने आप में वर्ल्ड के साथ कनेक्ट हो। हर चीज पैसों से आप नहीं कर सकते, लेकिन आप कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन उस लेवल पे भी चाहते हो। तो मैं इसके साथ इसीलिए जुड़ा था। दैट इज माय मेन। मतलब यहाँ पर स्विच
पहला आपने शोरूम कहाँ पर शुरू किया? सर पहले शोरूम मैंने सबसे पहले सूरत शुरू किया था। अच्छा, सूरत के इसका- भावना फोर्ड के नाम से ही था। अच्छा। यस, और वो फोर्ड के शोरूम में हमने 6 महीने में इतना ज्यादा बिजनेस किया कि हमको फिर यहाँ की डीलरशिप अलॉट हुई थी। तो मैं पहले सूरत रहता था, ओके, मेरा पूरा कैरियर सूरत में गया है, बॉर्न एंड बॉटअप, स्टडी, कॉलेज, एवरीथिंग वाज डन इन सूरत। बट जब हम ऑटोमोबाइल्स में आए, ऑटोमोबाइल्स में मुझे यहाँ का मौका मिला ना, तब हमने फिर डिसाइड किया कि वी विल शिफ्ट टू बॉम्बे, क्या? बिकॉज न्यू बॉम्बे इज अ बिगर मार्केट, Definitely. न्यू बॉम्बे इज अ बिगर सिटी ऑल्सो। सो वो चैलेंज हमारे लिए था। हाँ, पहले 2-4 साल बहुत चैलेंजेस भी रहे, क्योंकि ये सिटी में हमें उस लेवल के कॉन्टेक्ट नहीं थे। नहीं थे। हम अपने हिसाब से कॉन्टेक्ट खुद ही बनाए हैं यहाँ पे। मैं जब 2007 में आया, मुझे पता है कि मुझे यहाँ पे एक्चुअली जानने वाला कोई नहीं था। मैंने अपने लेवल पे मेहनत करके ये पूरा खड़ा किया है। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि हर सक्सेसफुल पर्सन के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है। 100%। तो कैसे मैडम का कैसे साथ आपको रहा, और कैसे, क्योंकि बिना उनके साथ के तो मुझे भी लगता है इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा करना नहीं कर सकते। कैसे, उनका थोड़ा बताइए। ऑटोमोबाइल्स के अंदर मैडम की इसका बात। जो ह्यूमन कनेक्ट है ना, जो बार बार बोलती है ना, वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल। आज भी हमारे इतने लोकेशन में मोर देन 1000 एम्प्लॉयज आर वर्किंग। तो उसके लिए ह्यूमन कनेक्ट होना, लोगों की भावनाएं समझना, नॉट ओनली कस्टमर्स बट एम्प्लॉय ऑल्सो, क्योंकि ये एम्प्लॉय हमारे ब्रांड एम्बेसडर है टुवर्ड्स कस्टमर। तो हमारे लिए ये, मेरे लिए बहुत जरूरी था, और इसके मोटिवेशन बहुत अच्छे रहते हैं। मैं तो इसको अपना मोटिवेटर ही मानता हूँ। क्या बात है। देखो मैडम, आपको सर अपना मोटिवेटर मानते हैं, सबसे बड़ी बात है। मैडम, आप अभी आपने सर ने बताया, वैसे आप ह्यूमन रिसोर्सेस में हैं, HR में हैं, युवाओं को रोजगार देने के लिए आप किस प्रकार से पहल करते हो? यानी कि यहाँ पर जॉब्स वैकेंसी होती है तो किस प्रकार से लोगों तक ये बात जाती है ताकि आपके यहाँ लोग आए, जॉब के लिए अप्लाई करें? इस प्रकार का जो कार्यस्थल होता है वो कैसे करते हैं? इनिशियली तो मुझे प्रेस मीडिया का बहुत सहारा लेना पड़ा, फिर धीरे धीरे जब डिजिटल आया, डिजिटल का सहारा लेना पड़ा। लेकिन आज आई एम रियली थैंकफुल टू गॉड फॉर दिस कि अभी हमारे साथ जो स्टाफ जुड़ते हैं वो सिर्फ रेफरेंस से आते हैं, एंड आई थिंक कि दैट इज अ बेस्ट बेस, Yes. क्योंकि रेफरेंस से जो कनेक्शन होता है दैट इज डिफरेंट। वेयरएल्स जब भी प्रेस मीडिया में ऑफ कोर्स इट हेल्प्स टू कनेक्ट विद पीपल, बट ये आप अगर गए 3 साल से मुझे अगर देखोगे ना, तो जितने भी स्टाफ मेंबर्स ये सारे रेफरेंस से हैं। इनिशियली मुझे ये सारी चीज़ों का सहारा लेना पड़ा था, प्रेस मीडिया हो, डिजिटल मीडिया हो, पोर्टल्स हो, इसका सहारा लेना पड़ा था। एंड आई कैन नॉट डिनाई इट बिकॉज दैट इज, आई मीन व्हेन यू आर टोटली न्यू इनटू मार्केट, जैसे इन्होंने कहा कि 2007 से, तो पहले इनिशियली हमको इसका बहुत फायदा हुआ। और रेफरेंस से और एक फायदा होता है कि जो पर्सन आता है उसकी एक जेन्युइनिटी होती है। जी, क्योंकि अगर बिल्कुल। रैंडमली कोई बंदा आया, ऐसा नहीं कहूंगा कि रैंडमली आया वो बुरा ही होगा, बट उसको जज करने में Judge थोड़ा सा, अभी समझो एक पर्सन है, उसका कोई फ्रेंड है तो पता है कि ये अच्छा ही व्यक्ति होगा इस प्रकार से, लेकिन फिर भी उसमें काफी सारी चीजें होते हैं। रेफरेंस में क्या होता है कि अच्छा ये जल्दी पकड़ में आती Yes, है, right. और जब भी कोई दूसरा आदमी आता है ना, तो वो बहुत तकलीफ वाला काम हो जाता है। आपने सही कहा सर। मैडम को ह्यूमन, क्योंकि अच्छा इसका ही human touch बहुत है। अच्छा ही पकड़ने में उसकी वजह से शायद वो लोगों को पहचानती है, उसकी वजह से वो एम्प्लॉइज के साथ क्लोज होकर उनसे प्रॉपर आउटपुट एक्चुअली आप निकालती है। जितनी जल्दी कनेक्ट हो पाते हो ना, उतनी जल्दी आप अपना काम निकलवा पाते हो। बिल्कुल काम तो हर कोई आदमी करता है, बिल्कुल। बट वो आदमी कनेक्ट होके करे। बिल्कुल। सेकंड, हम हमारे यहाँ पे ये कभी नहीं रखते कि आपका मैनेजर आपको देखेगा, हम हमेशा खुद कनेक्ट होते हैं। क्या बात। और ये अपर्णा इसके लिए सबसे बड़ा उदाहरण है। हर रोज हर जगह पे, कहीं ना कहीं लोकेशन पे, हर लोकेशन पे यही विजिट करती क्या है, बात। और ये डायरेक्ट कनेक्ट करती है। अरे वाह, बहुत बढ़िया। सर आगे का प्लान क्या है अभी, और कुछ प्लानिंग है अपने और कुछ शोरूम्स के? सर देखो, ऑटोमोबाइल बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है कि जहां आप एक जगह पे ठहर नहीं सकते, वो तो है। और बिजनेस ही अपने आप में एक ऐसी चीज है कि जो एक जगह पे रुक नहीं सकता। एग्जैक्टली। तो वो तो ग्रोथ हम कर ही रहे हैं, हर साल हम लोग कोई ना कोई लोकेशन खोलते जा रहे हैं। तो वो इस साल भी खोलेंगे, 2026 में भी खोलेंगे, 2027 में खोलेंगे। इस साल में कुछ ऐसे प्लान्स? देखो, इस साल में हम लोग, एक्चुअली अभी क्या हो गया है कि कंपनियां इतनी, जैसे अभी मेरिट 4 व्हीलर में जहां भी मैं हूँ, वो दोनों कंपनियां टॉप 6 कंपनी में है जो इंडिया में है आज की कोई तारीख कंपनी में। नहीं है। तो वो टॉप 6 कंपनियों में महिंद्रा इज राइट नाउ मूविंग। तो हम लोग उसके साथ आगे बढ़ेंगे, और कहाँ पे हम खोल सकते हैं, न्यू बॉम्बे में कहाँ पे जो डेवलपिंग नया एरिया होगा वहाँ पे हम जाएंगे, क्योंकि कस्टमर को बुलाना या कस्टमर के पास जाना, ये दोनों में बहुत फर्क पड़ता है। एज एन एक्सपर्ट बताइए कि आने वाले कुछ, जैसे भी बिग प्लेयर्स तो है, टाटा है, महिंद्रा है, मारुति है, किया है, ये सब बिग प्लेयर्स है, ऐसा कोई प्लेयर है जो आने वाले कुछ साल में इंडिया में एंटर कर सकता है बाहर से?
देखो इंडिया में एंटर करने के लिए बहुत लोग लाइन में है। जी। अभी जैसे FTA हुआ है यूके के साथ, तो यूके की गाड़ियां भी यहाँ बहुत आएगी। ओके। उस समय में क्या माहौल बदलेगा। टेस्ला की हम बात कर रहे हैं, लेकिन टेस्ला इतना नंबर नहीं कर पाई है या नहीं कर पाएगी। और इंडियन रोड के लिए क्या टेस्ला सही है सर इंडियन रोड से भी एक अलग है। और टेस्ला इंडिया में क्या होता है सर, एक आपने पुरानी ऐड भी बहुत देखी होगी, गाड़ी कितना देती है, बिल्कुल एवरेज क्या देती है, वैल्यू फॉर मनी क्या है, रीसेल वैल्यू क्या है। इंडियंस उस लिए बहुत क्लियर है। बिल्कुल इंडियंस ऐसे ही पैसा नहीं दे देंगे। तो आज की तारीख में इंडियन कंपनियों को ये फायदा है जी कि वो गाड़ी इंडिया के हिसाब से बनाते हैं, वो गाड़ी इंडियन कल्चर को सूट करे वैसे बनाते हैं। तो मैं तो अभी भी मानता हूँ कि आने वाले 10 साल इंडियन कंपनियों के लिए बहुत गोल्डन ईयर्स है। हम वैल्यू फॉर मनी बहुत मानते हैं, वैल्यू फॉर मनी होनी चाहिए। वैल्यू फॉर मनी। इंडियन कंपनी आगे आएगी, इंडियन कंपनी पीछे नहीं रहेगी। क्या बात है। मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा, आज हमारे साथ है भावना मोटर्स, भावना ग्रुप के फाउंडर चेयरमैन श्री राजेश शाह जी, और हमारे साथ है भावना ग्रुप के डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर और पार्टनर श्री अपर्णा शाह जी। ये टॉक शो, ये चर्चा सत्र कंटिन्यू रहेगा, लेकिन लेते हैं एक छोटा सा टी ब्रेक। टी ब्रेक के बाद फिल्म लेंगे, कहीं मत जाइए, देखते रहिए मीडिया 9, राष्ट्र सर्वोच्च। देखिए ऑटोटेक और पाइए ऑटोमोबाइल और टेक्नोलॉजी की भरपूर जानकारी। देखिए सुबह और रात 10 बजे। हेमास किचन देखिए दोपहर 1 बजे और शाम 6 बजे। सूरज चांद रहेगा, भारत तेरा नाम रहेगा। एक जवान अगर सांस भी ले तो दुश्मन को अंजाम मिलेगा। तिरंगा ऊंचा, इरादे अटल, ये देश नहीं झुकता, चाहे टूटे कल। शान है तू, पहचान है तू, हिंदुस्तान। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है हमारे इस विशेष शो में। इसका नाम है सवाल मीडिया 9 का। और जैसे कि आपको मैंने ब्रेक में जाने से पहले बताया कि हमारे साथ इस कार्यक्रम में है भावना मोटर्स, भावना ग्रुप। यानी भावना ग्रुप के बारे में मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि आप हाईवे से जब भी जाते हो तो बड़े बड़े गाड़ियों के शोरूम देखते हो, महिंद्रा के शोरूम, किया मोटर्स के शोरूम, या फिर कई और गाड़ियों के शोरूम। उसमें भावना मोटर्स एक अव्वल नंबर 1 शोरूम माना जाता है। और उस ग्रुप के फाउंडर प्रेसिडेंट श्री राजेश शाह जी हमारे साथ है, अपर्णा शाह जी हमारे साथ है, उनके पार्टनर और ग्रुप के डायरेक्टर अपर्णा शाह जी। अपर्णा जी को मैं थोड़ा सा अभी अलग सवाल पूछूंगा, ऑटोमोबाइल से हटके, क्योंकि हमने अभी हमें ऐसे सूत्रों से मालूम पड़ा है कि अपर्णा जी सोशल एक्टिविटीज में बहुत है। जी बिल्कुल। क्योंकि ये तो ठीक है, कमर्शियल हो गया, बट कमर्शियल के साथ साथ आप सोशल भी है। क्या बताएंगे आपके ट्रस्ट के बारे में, आपके सोशल एक्टिविटीज के बारे में हमारे दर्शकों को? सोशल वर्क करने की तो इच्छा मुझे बचपन से ही थी और मैं कर भी रही थी। दूसरों की मदद करके जो सुख मिलता है वो कुछ अलग ही रहता है, ये मेरा मानना है। तो इसके साथ साथ जैसे जैसे अभी एज बढ़ती जा रही है और जो मेरा काम का जो स्टोर जो है वो अलग होते जा रहा है, उसी के बीच में मैंने कुछ अलग सोचा। क्योंकि जिस हिसाब से मैंने बचपन से लेके आज मतलब स्कूल टू कॉलेज डेज व्हाट वी हैव हर्ड एंड वी हैव लर्न फ्रॉम आवर सिविक
फेसबुक वाज कि इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री। अभी तक वो डेवलपमेंट मोड पे हम गए नहीं है, लेकिन जिस स्पीड से अभी हम डेवलप्ड होने वाले हैं वो अभी साल दूर नहीं है, और ये क्रेडिट पूरे अपने गवर्नमेंट को जाता है, ये किसी से भी छुप नहीं रहा है, राइट। सो एट दिस पीरियड व्हेन वी आर इवॉल्विंग आवरसेल्फ इनटू एन डेवलप्ड कंट्री, नो डाउट कि डिजिटलाइजेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और जिस स्तर पे हम लोग अभी जा रहे हैं, हमारा डेवलपमेंट डिजिटल इंडिया के नाम से ही अभी जाना जाता है। वी हैव एन नंबर ऑफ इंजीनियर्स, डॉक्टर्स एंड ऑल द प्रोफेशनल पीपल हु आर ऑन द टॉप ऑफ आवर कंट्री। तो ये दौरान अगर हम अभी ये कहते हैं कि डिजिटलाइजेशन कम करो या डिजिटल इक्विपमेंट्स यूज मत करो बिकॉज दैट इज हार्मिंग बॉडी, तो ये सच है, नो डाउट अबाउट इट कि ये हमको डिजिटलाइजेशन तो अभी चाहिए ही चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ उसका उपयोग कैसे करना चाहिए ये बहुत जरूरी है। जिस हिसाब से अभी आपने देखा रहेगा कि हम हमारे मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, बराबर है, छोटे बच्चे जो है वो मोबाइल किस हद तक इस्तेमाल कर रहे थे, तो ये अभी कुछ अलग लेवल पे जा रहा है। तो मैं कहीं ना कहीं सोच में थी कि अभी अब क्या किया जाए, क्योंकि हम अभी अपने मोबाइल को अलग तो कर नहीं सकते, हम हमारे डिजिटल इक्विपमेंट्स को तो दूर नहीं रख सकते, लेकिन उसका सही इस्तेमाल तो जरूर कर सकते हैं। और इसी सोच में मेरा एक फाउंडेशन का जन्म हुआ, इसको बोलते हैं Eat Play Read. The foundation name is EPR, but it has been known as Eat Play Read. It's an awareness program, and it is specially for all the Indians because I want to see all the Indians healthy and happier. तो इसका जो मिशन जो हमारा है कि we have to make our India happier and healthier nation, और हम इसके लिए क्या कर रहे हैं कि जो हमारे पुराने दिन थे, जो हमने 80s, 90s, 2000 तक जो बिताए हैं डिजिटलाइजेशन के पहले, वही दिन हम वापस लाना चाहते हैं विद दैट ह्यूमन कनेक्शन। सो अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट दिस ह्यूमन कनेक्शन बिकॉज AI जरूरी है, लेकिन आजकल के बच्चे कम्युनिकेशन छोड़ के जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो सिर्फ AI से ले रहे हैं। उसके अलावा हमने आदतें अपनी बहुत खराब कर दी है, मतलब अगर हम स्क्रॉल करने बैठ जाते हैं तो हमको ध्यान भी नहीं रहता है। हम आज एक एक सेकेंड में अलग अलग इमोशन जी रहे हैं। पहले एक इमोशन को डाइजेस्ट करने में हमको 3 दिन लगते थे। जैसे हम नाटक देखने गए, हम पिक्चर देखने गए, तो हम वो गाना 3 दिन गुनगुनाते थे, या कोई कॉमेडिक नाटक देखा तो हमको वो ध्यान में रहता था। अगर कोई अपने आजू बाजू में गुजर गया या दुखद घटना हुई तो हम वो अपसेटिंग मूड में एटलीस्ट 1-2 दिन तो रहते थे, लेकिन अभी एक मिनट भी नहीं रहते हैं। तो दैट इज एक्चुअली वेरी हार्मफुल फॉर माइंड। सो आई थिंक वी शुड गेट इनटू दैट ह्यूमन कनेक्शन अगेन विद गुड हैबिट्स। सो ईट माइंडफुली इज समथिंग दैट कि आप बाहर का खाओ, क्योंकि आज मुंबई जैसे शहर में आपको भी पता है हर एक जन रोजगार के लिए बाहर जा रहा है, लेकिन बाहर जाते जाते हम ये भी देखते हैं कि लंच टाइम पे बाहर का कितना खा रहा है। सो इफ यू आर ईटिंग आउटसाइड फूड, ईट इट, बट एंड सी टू इट कि यू ईट माइंडफुली। यू जस्ट डोंट इंसर्ट ऑल द व्हाट यू कॉल जंक फूड आप अंदर ना डालिए। उसके अलावा और ये जो हैबिट चेंजिंग प्रोग्राम है हर वर्ग के लिए, ऑफ कोर्स बिकॉज दैट इज फॉर ऑल द इंडियंस व्हिच इंक्लूड्स ऑल द ग्रुप एज। तो ईट माइंडफुली, प्ले जॉयफुली। प्ले हमारे बच्चे तकरीबन सब भूल गए, क्योंकि हमने उनके हाथ में लाके PS3 PS4 दिया हुआ है, तो उनको भी हम ना नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि हम हमारा स्टाइल भी लग्जरियस बनाने के चक्कर में हम बच्चों के हाथ में कुछ ऐसे प्रोडक्ट दे चुके हैं अभी कि उनसे अभी लेना बहुत मुश्किल है। तो अभी उनको उनके टाइम की कीमत समझनी चाहिए, बाहर जाके उन्होंने खेलना चाहिए। स्पोर्ट्स को अपने मतलब इस माध्यम से मैं बताना चाहती हूँ कि स्पोर्ट्स को अपने को अभी इंपॉर्टेंस देना चाहिए, क्योंकि स्पोर्ट्स खेलने से क्या होता है ये तो आपको भी पता है। I mean, we are so focused, we keep ourselves very energized. हम ह्यूमन स्ट्रैटेजी बनाना सीखते हैं, ह्यूमन बिहेवियर सीखते हैं, हार जीत के जो इमोशंस है वो समझते हैं। आजकल के बच्चों को नहीं समझ में आता है, मतलब अगर हार गए तो उनको लगता है कि बस जिंदगी खत्म हो गई, तो वैसा नहीं होता। ये स्पोर्ट्स एक माध्यम है जो आपको बहुत ज्यादा सक्षम बनाता है। तो ये हैबिट अपने को लानी है, और हर एक एज ग्रुप में। पहले आपको पता याद रहेगा, या आपको शायद आपने भी क्रिकेट खेला रहेगा कि चलो सैटरडे संडे दोस्तों के साथ नीचे गया,
औरतें सब गपशप मारते थे, अभी ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, हम सिर्फ इन्वॉल्व होते हैं मोबाइल के ऊपर। और रीड एक थर्ड कॉन्सेप्ट जो मेरा ये आदत आई मीन अवेयरनेस का एक मुद्दा है कि रीडिंग इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ। मतलब अगर लोनलीनेस के आज के जमाने का अगर कोई साथीदार है तो वो बुक है, और वो प्रॉपर हार्ड कॉपी वाला बुक। और आप जो भी आपकी इच्छा है आप पढ़ो ना। न्यूज़पेपर तो अपने को जनरल नॉलेज देता ही है, बाहर क्या हो रहा है वो बताता है, लेकिन उसके अलावा आपको जो चीज़ अच्छी लगती है, जो भी आपका सब्जेक्ट है, उसके आप अनुसार आप चाहे वो सेल्फ हेल्प बुक हो या मोटिवेशन बुक हो या ऑटोबायोग्राफी हो, आप पढ़िए। क्योंकि कहीं ना कहीं जिंदगी में आपको वो किस्सा जो आपने बुक में पढ़ा रहेगा वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आज भी हम क्यों यूनाइटेड वी स्टैंड डिवाइडेड वी फॉल, ये मॉरल ऑफ द स्टोरी क्यों याद है? क्योंकि कभी ना कभी हमारे गुरुओं ने वो सिखाया हुआ है और हम इस वाक्य, इस मॉरल का यूज करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि अपने को याद रहता है, वो वाचन हमने किया हुआ है, खुद हमने वो पढ़ा हुआ है। तो हम भी यही चाहते हैं कि जो आपने देखा रहेगा वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे भी बड़े बड़े व्हेन वी गो अब्रॉड वी हैव सीन कि इफ यू फील लोनली कॉल ऑन दिस नंबर, और वो गवर्नमेंट से जारी किया गया है। सो मतलब ये अभी कंट्री का नाम ले लूंगी, लेकिन लोनलीनेस यंगस्टर्स में इतना बड़ा हुआ है क्योंकि वो दिखावे के चक्कर में जो हम अपने खुद को हम सजा दे रहे हैं ना, वो नहीं अच्छी है। सो इसीलिए यू हैव टू ईट माइंडफुली, प्ले जॉयफुली, रीड क्यूरियसली, बिकॉज you don't know how much time do you have in this life. So just utilize it in a proper way. Digitalized का आप प्रॉपर वे पे इस्तेमाल करो क्योंकि दैट इज एन ब्लेसिंग, लेकिन वो ब्लेसिंग को कर्ज मत करो। तो यही मैं मेरे फाउंडेशन के थ्रू में बताना चाहती हूँ लोगों को, एंड यू विल बी वेरी हैप्पी टू लिसन। आई डोंट नो, आई मीन यू आर इनटू प्रेस, सो यू नो हाउ इजीली वी कनेक्ट विद सोशल मीडिया। लेकिन आज के तारीख तक जो मैं लोगों को मिली हूँ वो ऑफलाइन मिली हूँ, एंड आई एम वेरी प्राउड टू टेल यू दैट विद इन दिस 4 years we have already met more than 20 lakhs people. क्या बात है? 20 lakhs, and it's not on fake. I have a proper data for that which I can even show you कि कैसे हम ये 20 लाख लोगों तक जुड़े हुए हैं। बहुत बढ़िया। एंड ऑफलाइन, नॉट ऑनलाइन। सो यही एग्जाम्पल मैं लगना चाहती हूँ कि आप जितना लोगों से बात करोगे, कनेक्ट करोगे, कम्युनिकेट करोगे, उतना आप लाइफ में आगे बढ़ोगे। डेफिनेटली मैडम, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी आपने जो थोड़े से समय में हमको इस आपके एनजीओ के बारे में बताया, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा हाथ जोड़ के कि हमें और आप एक समय दीजिए, हम फिर से इस विषय के ऊपर एक और इंटरव्यू लेना चाहेंगे आप, बिकॉज इट्स डिफरेंट सब्जेक्ट। जरूर एंड डेफिनेटली वी वांट टू अवेयर भारतवासी फॉर दिस, बिकॉज आज आपने जो मुद्दा उठाया वो वाकई में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सिर्फ बच्चे ही नहीं, बच्चों से लेके बूढ़ों तक सब लोग मोबाइल में घुसे हैं। हम लोग अभी आपने मैडम, मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे भी घर में हम कभी बैठते हैं, मेरी मम्मी है, बेटा है, सब लोग एक ही रूम में रहते हैं लेकिन अपने अपने मोबाइल पे रहते हैं। तो बातचीत कम होती जा रही है, लेकिन आपके इस माध्यम से डेफिनेटली लोगों में एक संवाद होगा, लोगों में एक बातचीत होगी, लोग पढ़ने लगेंगे, लोग दौड़ने लगेंगे। सच में आई विल टेक वन मोर इंटरव्यू ऑन दिस टॉपिक। नहीं, थैंक यू सो मच। लेकिन मुझे ऐसे लगा कि मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया आज ईपीआर के बारे में, क्योंकि ये इंटरव्यू हमारा ऑटोमोबाइल का है, एंड आई रियली स्पोक अ लॉट अबाउट माय एनजीओ। ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत जरूरी है। ऑटोमोबाइल तो एक सेक्टर है, लेकिन इसमें भी ये एक आपने एक अलग चीज रखकर हमारे इंटरव्यू को और चार लगा दिया। मैंने बहुत चीजें नहीं बताई है, लेकिन ठीक है, हम लोग और एक इंटरव्यू जरूर डेफिनेटली इसी टॉपिक के ऊपर। मैडम सर बताइए, आपके भविष्य में अभी और क्या चैलेंजेस आपको लग रहे हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में? सर देखो, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हमेशा से एक बहुत हाई कैपेक्स इंडस्ट्री है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा कैपिटल लगती है। हमें गवर्नमेंट पॉलिसी जिस तरह से चेंज हो रही है ना, वो हमारे लिए एक चैलेंजिंग है। अभी कौन सी नई टेक्नोलॉजी आएगी, गवर्नमेंट क्या नई पॉलिसी लॉन्च करेगी, दैट इज़ अ चैलेंज फॉर अस। बट मुझे लगता है कि जिस तरह से इंडिया डेवलप हो रहा है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, न्यू प्लेसेस, न्यू सबर्ब्स, न्यू सिटीज, स्मार्ट सिटीज, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इज गोइंग टू ग्रो। ये सब है प्रॉब्लम, लेकिन वी कैन ओवरटेक दिस, नो इश्यू। पहले की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, यानी आज से हम अगर 10 साल पहले जाएं और आज, क्या फर्क आपको महसूस हो रहा है कि लोग अभी बाय करें? क्योंकि पहले क्या होता था, 4 व्हीलर उन्हीं के पास जो एक स्टेटस, लेकिन आज आप देख रहे हो कि लोग बाय कर रहे हैं लोन पर। उसके बारे में आपकी स्माइल कुछ बता रही है। सब पहले गाड़ी अपने घर पे रखना अपने आप में एक लग्जरी थी, बिल्कुल। आज वो लग्जरी नहीं, आज जरूरत है। बिल्कुल। पहले हमारे घर में एक घर पे एक गाड़ी होती थी, आज हम कैलकुलेट करते हैं पर रूम एक गाड़ी होती है।
बेसिकली आज भी इंडिया में आप देखोगे, हम लोग डेवलपमेंट कंट्री की बात करते हैं, पहले 15 साल पहले पर 1000 के बीच में लगभग 12-13 गाड़ी थी। आज हम लोग 1000 पे सिर्फ अभी तक 25 या 30 पे ही पहुंचे। तो हमारे पास बहुत रास्ता है आगे जाने के लिए। और ये इंडस्ट्री आज की तारीख में, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इंडियन इकोनॉमी में बैरोमीटर माना जाता है। इकोनॉमी का बैरोमीटर है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। तो ये इंडस्ट्री विल गोइंग टू ग्रो वेरी और वेल। अभी जो रोड्स जो बन रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ रोड अफेयर्स की तरफ से, उसके रोड के डेवलपमेंट्स, उसकी वजह से भी कुछ गाड़ियों में कि इसमें बहुत ज्यादा लोग अभी आप चलाने के लिए जगह ही नहीं है तो गाड़ी क्यों लोगे? एग्जैक्टली चलाने के लिए जगह तो मिलनी चाहिए आपको। बिल्कुल। तो आज ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इज एक्चुअली बूस्टिंग दिस थिंग। सेकंड, जो दिवाली के पहले गिफ्ट दिया था जीएसटी कट करके, बिल्कुल। दैट इज ऑल्सो वेरी गुड बूस्ट फॉर द इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। उसकी वजह से कुछ फर्क पड़ा बहुत फर्क पड़ा सर। जी। आप अगर देखोगे तो नीचे के बहुत मिडिल क्लास और उन लोगों ने गाड़ियों की परचेसिंग की है। क्या बात आज हिम्मत टू हो गई व्हीलर, उनकी। 4 व्हीलर जी। बहुत अच्छी जा रही है सर। और ये सपना होता है ना, लोग हिम्मत कर रहे हैं अभी गाड़ी हाँ। खरीदने के लिए। अपना सपना क्या होता है? पहले घर होता था, बिल्कुल। अभी घर के साथ गाड़ी। गाड़ी, बिल्कुल बिल्कुल तो ये दोनों सपने पूरे कर रहे हैं। बिल्कुल। मेरे हिसाब से कोई और प्रॉब्लम दोनों सपनों में खुशी है। जी, यानी आप दोनों मिलके लोगों के दोनों सपने पूरे कर रहे हैं। तो ये थे हमारे गेस्ट, आज के गेस्ट, भावना मोटर्स के फाउंडर और चेयरमैन श्री राजेश शाह जी, और उनके पार्टनर और डायरेक्टर अपर्णा शाह जी। पार्टनर मतलब दोनों तरीके से पार्टनर, लाइफ पार्टनर भी और कंपनी में पार्टनर भी। लेकिन हम जाएंगे नहीं क्योंकि अब हमारा रैपिड फायर राउंड है। हमारा एक रैपिड फायर राउंड है सर, जिसमें हम आपको एक सवाल करेंगे, दोनों को वो सवालों का एक एक करके आंसर शॉर्ट में देना है। अगर आपको लग रहा है कि ये आंसर मुझे नहीं देना है तो आप पास, यानी उस क्वेश्चन को पास कर सकते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे आंसर है कि पर्सनल हो सकते हैं। तो अगर आप नहीं चाहते हो, यू कैन पास आउट, Okay. नॉट नेसेसरी दैट यू हैव टू आंसर। ओके, तो सर शुरू करेंगे, मैडम शुरू करेंगे। बिल्कुल। अभी तो ये सवाल दोनों के लिए कॉमन रहेगा, क्योंकि ऐसी कौन सी जगह जहां आप दोनों जाना पसंद करोगे? मैं सूरत जाना वेकेशन पसंद में। करूंगा। वेकेशन में मैं वैकेशन में सूरत जाना पसंद करूंगा। मैडम आप जहाँ इनकी चाह वहाँ पे ही मेरी पसंद सूरत। फिर भी ऐसा कोई फेवरेट प्लेस जहाँ वेकेशन में, नहीं ऐसा नहीं है तो ठीक है, दैट इज अ रिस्पेक्ट, बट एक मन में ऐसा लगे मुझे वेकेशन में जहाँ कश्मीर जाना है या स्विट्जरलैंड जाना है या फिर शिमला। शिमला। ओके ओके। हु इज योर मोटिवेटर? मेरी वाइफ। अभी आप ये मत बोलिए मेरे साथ। मैं तो पहले भी आपको बोल चुका हूँ। मेरे लिए तो घरेलू मोटिवेटर ये है। सर फेवरेट फूड? गुजराती फूड। क्या बात है, अमेजिंग। गुजराती फूड। या। उसमें भी कोई स्पेसिफिक आइटम? हाँ, खबर। हाँ, खबर। खबर क्या होता है सर? खबर मतलब स्वीट होता है कि नहीं। अपने यहाँ पे जिसको ढोकला कहा जाता है, बट दैट इज टोटली डिफरेंट। खमन इज टोटली सूरत खबर डिफरेंट। बड़ा पाव, एनी टाइम बड़ा पाव। क्या बात, कल ही खाया है, अरे वाह। क्रेविंग आफ्टर 3 months। क्या बात है। फेवरेट क्रिकेटर सर का? वीरेंद्र सहवाग। मैडम? रोहित शर्मा। फेवरेट सेलिब्रिटी मैडम को छोड़ के? नहीं, रणवीर सिंह मुझे पसंद है। रणवीर सिंह। मैडम? अमिताभ बच्चन जी। अमिताभ बच्चन। क्या बात है। फेवरेट मूवी जो आप बार बार देखना चाहोगे? कहानी। ये विद्या बालन की मूवी है कहानी। मुझे वो बहुत पसंद है। Yes. मैडम आपको? हम साथ साथ है। अरे वाह, फैमिली मूवी। क्योंकि आप लोगों के साथ रहते हैं तो आपको वो फैमिली एटमॉस्फेयर मैं जब भी ज़्यादा पसंद है। अकेली रहती हूँ, मुझे ऐसा कोई, हाँ हम साथ साथ। क्या बात है। योर हॉबी? सर मेरी हॉबी है टाइम स्पेंड करना मेरे बेटे के साथ, या तो घर पे या तो फैमिली के साथ। वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बेटा अभी बेटा 10th में है। अच्छा। बड़ा बेटा एजुकेशन करके बाहर गया है। क्या? तो अभी ये छोटा बेटा, तो मतलब मुझे वो बहुत अच्छा लगता है फैमिली के टाइम स्पेंड करना। क्या मैडम आपका हॉबी? मेरा हॉबी पेंटिंग है, पेंटिंग। लेकिन मुझे सही में टाइम नहीं मिल रहा है अभी, लेकिन जब भी मौका मिलता है ना, मैं तुरंत पेंटिंग कर लेती हूँ। क्या बात है। तो हम अगले इंटरव्यू में आपकी पेंटिंग भी देखेंगे। जरूर। सर जैसे कि मैंने बताया कि आप दोनों ना इंटरव्यू देते टाइम आप एक क्यूट स्माइल दे रहे हो, तो आपके क्यूट स्माइल के पीछे का राज पहले सर, क्योंकि आप मस्त एकदम बहुत अच्छा लग रहा है वो नहीं, स्माइल। देखो आप
पूछ रहे थे पहले कि हमने कब से स्टार्ट किया, तो जब मैं उसको याद करता हूँ ना तो मेरे दिमाग में एक स्माइल आता है, क्योंकि जब मैं न्यू बॉम्बे में आया था ना, मतलब कोई पहचानता नहीं था। आज हम लोग न्यू बॉम्बे में एक लेवल पे कुछ कस्टमर के साथ हम लोग जुड़े हैं, लोगों के साथ जुड़े हैं। मेरा आज भी 4 व्हीलर हो या 2 व्हीलर में सेल 30% से ज़्यादा सेल रेफरेंस सेल है। क्या बात है, पुराने ही कस्टमर हमको रेफरेंस देते हैं या उसी के रेफरेंस को हम सेल करते हैं। क्या बात। तो वो कनेक्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे मेरे मतलब मुझे उसी बात से लगता है कि हम ऐसी डीलरशिप चला रहे हैं जिसके अंदर हम खुद जुड़े हुए हैं। हम लोगों से डीलरशिप नहीं चलवाते, हम खुद जुड़ के करते हैं। मैडम, मेरे लिए प्रार्थना, अभी भी अगर मैं बैठूं तो मेरे मन में भगवान का नाम है और वो अपने आप एक सुकून वाली स्माइल लेके आता है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। फिर अगला सवाल है, वो पूछने से पहले मतलब उसमें क्या है कि मैं पूछने वाला हूँ कि आपका एक ड्रीम तो आपने पूरा किया कि एक अच्छी अर्धांगिनी पाने का, और एक क्या ड्रीम है? मेरा सर लाइफ में एक ही ड्रीम है, लाइफ के एंड तक काम करते रहो। वो काम कभी हाथ से नहीं जाना चाहिए। मैं आइडियल नहीं बनना चाहता मेरी लाइफ में, तो मेरा ये ड्रीम ये बहुत क्लियर है मेरी लाइफ। You want to work एब्सोल्युटली। Madam, what is My dream is that I really want each and every Indian to be healthier, happier and wealthier. क्या बात है, बहुत बढ़िया। इंटेलिजेंट और लुक, क्या लगता इंटेलिजेंट। Intelligent. है? What you love about yourself and what you hate about yourself, क्या लगता है? ये चीज मुझे पसंद नहीं, मेरे स्वभाव है लेकिन नहीं पसंद है, लेकिन ये मुझे पसंद है। क्या मेरे को अपने आप से जो लव होता है वो ये होता है कि मैं हर चीज को बहुत शांति से सुन लेता हूँ और मैं हर चीज को एक्सेप्ट कर लेता हूँ लाइफ में। मैं कभी किसी चीज से ऐसा नहीं करता हूँ कि कहीं रुक जाऊं, मैं आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ। जो है हो गया, आगे बढ़ो, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मुझे हेट इस चीज से होता है ना कि मैं कभी कभी कोई गलत चीजों के ऊपर भी है ना बहुत जल्दी भड़ास नहीं निकाल पाता हूँ। मैं लोगों को फिर भी वहां एक्सेप्ट कर लेता हूँ, गुस्सा नहीं कर पाता हूँ मैं। मैडम क्या बात है। I always maintain his decorum of calmness. ग्रेट ग्रेट। आप कोई भी सिचुएशन हो, he'll be handling it in a very patience and humbly and मतलब कोई भी आ जाए ना, वो कितना भी चिल्लाते हो, he will answer them humbly. वो मेरे से नहीं होता। वही तो फर्क है गुजरात और महाराष्ट्र में। what you love and hate about yourself? I love myself like anything. Sorry? I love myself like anything. मैं मेरी फेवरेट हूँ। And what you hate about it? बहुत ये ज्यादा अच्छी नहीं है। मैं लोगों के ऊपर बहुत जल्दी विश्वास रखती हूँ, ओके तो वो मुझे सुधारनी भी है। एंड आई हेट फॉर नाउ, सो आई एम वर्किंग ऑन इट। ओके ओके, ये अच्छा है, वो एक फैक्टर है, लेकिन नॉट नेसेसरी कि आप वो निकालने के बाद भी आप विश्वास रखना छोड़ेंगे। लेकिन हो सकता है कोई ऐसे व्यक्ति हो जो सच में विश्वास के काबिल हो, लेकिन आप उस पर विश्वास रखना बंद करोगे तो फिर वहां पे आपका लॉस हो सकता है। सो मेरा एक सलाह रहेगी, वो अच्छा है आपके लिए। अच्छा है, वेरी गुड। सर के लिए, आप अगर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इतने बड़े लेवल पर नहीं होते तो आप क्या होते? यानी हम लोग सब बचपन में सपना देखते थे इंजीनियर बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, इंस्पेक्टर बनूंगा, लेकिन बनता कुछ और। मैंने भी सपने में बचपन में मैं इंस्पेक्टर बनूंगा, चोर पुलिस खेलते थे, लेकिन बन गया पत्रकार। मैं जब भी स्कूल में था या तो मैंने जब कॉमर्स लिया था, ये बहुत क्लियर था कि मैं बिजनेस करूंगा। क्या बात है, तो आपका मुझे पहले से दिमाग में ये क्लियर था कि मैं बिजनेस करूंगा। क्या बात है। मैं अपने टेक्सटाइल बिजनेस में 10 साल निकाले हैं, मैंने उसमें भी बहुत ग्रोथ किया था, तो मैं इतना क्लियर होगा बिजनेस ही करता। बिल्कुल, दैट्स ऑल। मतलब बिजनेस करना था, वो तो करना ही है, बिजनेस ही करना है। कौन सा है? Business करना। You want to be a businessman and now you are a businessman. Absolutely. मतलब आप इसमें नहीं होते और किसमें होते, लेकिन बिजनेस ही होते। करता। यस। मैडम आप अगर मुझे अगर ये नहीं होते तो आप क्या होते? बचपन में कुछ ऐसा सपना था? बचपन से मेरा सपना जो था वो यही था कि मैं लोगों के बीच में रहूं। कैसे क्या पता नहीं, और मुझे जैसे जैसे बड़े हो गए इतना पता था कि पैसा इज इम्पोर्टेंट। अगर लोगों के लिए कुछ करना है तो पहले अपने को सक्षम बनना पड़ेगा। सो आई एम ऑन इट नाउ। ये था आज का सवाल मीडिया 9 का कार्यक्रम, जिसमें हमारे साथ थे भावना मोटर्स के फाउंडर, प्रेसिडेंट और डायरेक्टर श्री राजेश शाह जी और पार्टनर और डायरेक्टर अपर्णा शाह जी। सर, मैडम, आपने हमारे इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया, हमारे सवालों के बहुत ही बेहतरीन आंसर दिए और इतना अच्छा कार्यक्रम को आपने चार चांद लगा दिया। मैं इसके लिए आप दोनों का
बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। थैंक यू वेरी मच धन्यवाद। सर। आपको और मीडिया 9 को भी खूब खूब शुभेच्छा, और आप ऐसे ही और बहुत सारे इंटरव्यूज जरूर लीजिए कि जो लोगों को प्रेरित करे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।